नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततम। गणपति वंदन के साथ आप सभी का भी अभिनंदन एवं स्वागत सुप्रभातम कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए अविलंब शुरू करते हैं आज का सुप्रभातम कार्यक्रम। सुप्रभातम कार्यक्रम भारतीय मनीषा पर आधारित डीडी न्यूज़ का एक विशेष कार्यक्रम है, जिसमें हम प्राचीन तथ्यों के निदर्शन के साथ साथ आधुनिक तत्वों का प्रदर्शन भी देखते हैं। यहाँ ऐसी जानकारियाँ हमें देखने व समझने को मिलती हैं, जिससे हम भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की सही दिशा में अग्रसर हो पाते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं समय चक्र को, अर्थात सुप्रभातम के प्रथम प्रभाग आज के पंचांग को। का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, बुधवार, कृत्तिका नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और पंचांग के बाद सुप्रभातम में देख लेते हैं आज का सुभाषित। और सुभाषित हमें बता रहा है कि हमें किन गुणों से युक्त रहना चाहिए। हम किन किन गुणों से युक्त होते हैं तो हमारी जो पहचान है प्रति व्यक्ति के लिए हम विशेष बन जाते हैं। आइए जानने के लिए देखते हैं आज का सुभाषित। विद्या विनयोपेतो हरति न चेतांसि कस्य मनुजस्य काञ्चनमणिसंयोगो जनयति कस्य लोचनानन्दम्। विद्या और विनय से संपन्न पुरुष किस मनुष्य का चित्त नहीं हर लेता। सोने और मणि का संयोग भला किसकी आंखों को सुख नहीं देता। वस्तुतः कम से कम दो अद्भुत गुणों के संयोग की प्रशंसा को समझते हुए हमें उन्हें अर्जित करने की ओर सदैव उन्मुख रहना चाहिए। Whose heart doesn't abduct a man endowed with the learning and humility? Whose eyes do not the combination of gold and gem give pleasure? In fact, understanding the praise of the combination of at least two wonderful qualities, we should always be oriented towards earning them. तो हमें सदैव विद्या और विनय से युक्त रहने का प्रयास करना है। विद्या या ज्ञानार्जन के लिए हम आपको लिए चलते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग की ओर। आदिकाव्य रामायण में कहा गया है कि नल और नील ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पत्थर का पुल बनाया था, जिससे होकर श्री राम की सेना लंका तक पहुंची। इसे ही राम सेतु कहा जाता है। परंतु नासा की तस्वीरों और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर बात करें तो इस बात की पूरी संभावना है कि राम सेतु को मानवों ने बनाया था। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें जारी की थी और इन्हीं तस्वीरों में साफ साफ पुल की आकृति भी दिखाई दे रही थी। भारत में राम सेतु की प्रामाणिकता के लिए नासा के चित्रों का ही प्रयोग किया गया था। आइए देख लेते हैं इसी से जुड़ी यह विशेष रिपोर्ट। राम सेतु एक आश्चर्यजनक ऐतिहासिक पक्ष है, जो भौतिक रूप में उत्तर में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण में शांत और स्वच्छ पानी वाली मन्नार की खाड़ी से अलग करता है। राम सेतु के बारे में वाल्मीकि रामायण ही नहीं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी इसका उल्लेख करता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1993 में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग की उपग्रह से खींची गई तस्वीरों को दुनिया भर में जारी किया। राम सेतु की तस्वीरें नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से ली थी। इसके 22 साल बाद
ISS 1A ने तमिलनाडु तट पर रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया। फिर उसकी तस्वीरें ली। इन तस्वीरों से अमेरिकी उपग्रह की छायाचित्र की भी पुष्टि हुई। नासा के वैज्ञानिकों ने श्रीलंका और भारत के बीच में समुद्र के ऊपर सैटेलाइट के माध्यम से जो चित्र खींचे हैं, वह चित्र भी इस बात को इंगित करते हैं कि यहाँ पुल बनाने की अनुकूल परिस्थितियाँ थी, अनुकूल भौगोलिक स्थिति थी और इसकी संरचना जो सैटेलाइट के माध्यम से प्रकट हो रही है, वह वास्तव में राम सेतु को, पुल को ही प्रदर्शित कर रही है और उन द्वीपों को जोड़ते हुए ही यह राम सेतु मानव निर्मित पुल स्थापित किया गया था। साइंस चैनल पर दिसंबर 1917 में एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर कहा था कि श्री राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है। ये चट्टानें 7000 साल पुरानी हैं। वहीं जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं, वह 4000 साल पुरानी है। नासा की सैटेलाइट इमेजेस और दूसरे प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं, चट्टानों व बालू की उम्र में इस विसंगति से साफ है कि इस पुल को इंसानों ने ही बनाया होगा। भगवान श्री राम के साथ बहुत से योद्धा थे, उनमें अच्छे अच्छे शिल्पकार भी थे। उनमें से नल नील का नाम भी आता है। नल उस काल के बहुत बड़े इंजीनियर शिल्पकार थे, जिनको समुद्र में पुल बांधने की कला आती थी। उनको समुद्र के पानी पर जो भी निर्माण करेंगे, वो अच्छी प्रकार से भली भांति निर्मित होता चला जाएगा। राम सेतु के समुद्र के पानी में कुछ फुट नीचे डूब जाने के दो पहलू हैं। इनमें एक धार्मिक और दूसरा प्राकृतिक है। राम सेतु पर अब तक दुनिया भर के शोधकर्ता कई अध्ययन कर चुके हैं। कई शोध में कहा गया है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक पहुंचा जा सकता था। उस समय के जो पेड़ पौधे थे, नारियल के पेड़ थे, उनके तनों को, उन लकड़ियों को बिछाया गया और उनको नारियल की रस्सियों से बांधा गया। ऐसे पुल बांध करके पत्थर और मिट्टी डाल करके तैयार किया गया। एक द्वीप से दूसरा द्वीप, दूसरे से तीसरा द्वीप जोड़ते चले गए और मन्नार तक, जो श्रीलंका का तटीय क्षेत्र है, तलाई मन्नार, वहाँ तक उस पुल को बनाया गया। कहाँ से बनाया गया? भारत के रामेश्वरम के पास धनुषकोटी से लेकर। इस पुल के पानी में डूबने के वैज्ञानिक कारणों में बताया जाता है कि तूफानों ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। वहीं 1480 में चक्रवात के कारण ये पुल टूट गया। फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण राम सेतु कुछ फुट पानी में डूब गया। आज की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर भी यहाँ पर एक पुल था और वह पुल समुद्र में आए तूफान और सुनामी के कारण से ढह गया या टूटकर नीचे दब गया, समुद्र के तल में दब गया। तल भी बहुत गहरा नहीं, आज भी उसकी खुदाई करते हैं, तल बहुत अधिक गहरा नहीं है। ये सब प्रमाण कितना सही है या नहीं, यह हम समय पर छोड़ते हैं, परंतु यह विश्वास है कि भारतवासियों में कि यहाँ पर सेतु बना था। ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में वह निशान दिखाई देते हैं। यह साफ है कि श्री राम के प्रति हमारी आस्था इस विशाल सागर से भी गहरी है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह, रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अब समय है स्वास्थ्य प्रभाग का। ऋतु परिवर्तन का अर्थात बदलते मौसम का असर प्रत्येक मनुष्य पर पड़ता है। मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। ऐसे में कई स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना अधिक हो जाती है। कौन कौन सी ये समस्याएं हैं और क्या हो सकते हैं इनके उपाय, आइए देख लेते हैं स्वास्थ्य प्रभाग में। मौसम बदल रहा है, हल्की गर्मी महसूस होने लगी है। वहीं बीच बीच में मौसम बदलने और बारिश के कारण ठंड का प्रभाव भी चल रहा है।
दिन में तेज धूप तो सुबह और शाम हल्की सर्दी। ऐसे में लोगों के लिए कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इस मौसम में पित्त उछल जाती है, किसी को गर्मी में वीकनेस महसूस होती है, उल्टी जैसा मन होता है या सनबर्न हो जाता है, जिन्हें ज़्यादातर होम रेमेडीज़ या हल्के इलाज से ठीक किया जा सकता है। मगर जब गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो या हमारे शरीर में जो स्वेटिंग, जो पसीना है, उसकी प्रक्रिया गड़बड़ हो जाए या शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो कई बार काफ़ी सीरियस या जानलेवा दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन। अगर किसी को पानी की कमी होती है तो उसमें मुंह सूखना, जो त्वचा है वो ड्राई हो जाना, थोड़ा घबराहट, चक्कर जैसा महसूस होना, और जब ये डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसमें पेशाब की क्वांटिटी कम हो जाती है, डार्क कलर यूरिन होना शुरू हो जाता है। इस बदलते मौसम में बहुत से लोगों को शरीर में दर्द, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, आंखों में जलन, पेट में दर्द, संक्रमण का खतरा, फ्लू, त्वचा की समस्याएं और इस मौसम में दमा से प्रभावित रोगियों की समस्या बढ़ सकती है। बीमारियों का खतरा उन लोगों को अधिक होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कमजोर होती है। हम गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें, संतुलित आहार लें, वो खाना लें जो हल्का है, जो ज़्यादा ऑयली नहीं है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए और पानी खूब पीना चाहिए। पानी खूब पीने से मेरा मतलब ये है कि जो भी इस मौसम में घर में बने हुए पेयजल हैं, जैसे लस्सी है, छाछ है, शरबत है, ठंडाई है, तो उन्हें पीना चाहिए। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पूरे दिन में अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें। ज़्यादा गर्मी में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, ताकि 1 से 1.5 लीटर के आसपास यूरिन पास हो जाए 24 घंटे में। बच्चों में संक्रमण की संभावना रहती है। धूप से आकर तेज पंखे में बैठना या ठंडा पानी पी लेना समस्या उत्पन्न कर सकता है। जुकाम और फ्लू जैसी बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि काफी लोगों में सर्दी, जुकाम, बुखार की समस्या हो रही है। ऐसे में व्यक्ति को यदि सर्दी या जुकाम हो तो खांसते या छींकते समय नाक व मुंह से निकली बूंदों में वायरस या कीटाणु स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनको भी रोगग्रस्त कर देते हैं। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, खांसते और छींकते समय मुंह को ढककर रखना, साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतुलित आहार लेंगे, स्वच्छ खाना और अपने सफाई, पर्सनल हाइजीन जैसे साबुन से हाथ धोना और बाकी प्रतिदिन नहाना, नाखून काट कर रखना, और कोई भी लक्षण हो तो बिना संकोच किए मेडिकल असिस्टेंट, चाहे वो हम डॉक्टर से, नर्स से, किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें और उसको मानें। तो ऐसा करके हम गर्मी से होने वाली बहुत सारी दिक्कतों से अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को समस्याओं से बचा सकते हैं। यदि आपको सर्दी, जुकाम जैसे लक्षण हो तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही सर्दी, जुकाम हो तो उससे हाथ ना मिलाएं, साथ ही सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। ऐसे मौसम में अपने आहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भोजन को लेकर लापरवाही पेट के संक्रमण और बीमारी का कारण बन सकती है। आवश्यक है कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएं, आहार पर विशेष ध्यान दें और व्यायाम करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इस मौसम में बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य के प्रति हमें हमेशा जागरूक रहना है, क्योंकि शरीर ही जो हमारे धर्म का है, हमारे कर्म का है पहला साधन है। कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक होता है नियमित रूप से यौगिक क्रियाओं को करना।
शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, इसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं उन यौगिक क्रियाओं को जिन्हें अपनाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। आजकल के ज़माने में हमारे खाने पीने के तरीके और श्वास लेने के तरीके बहुत ही बदल गए हैं। तो आज मैं आपको 2 प्राणायाम बताऊंगी जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। तो पहला प्राणायाम जो मैं बताऊंगी वो है इक्वल ब्रीथिंग, यानी आप 4 सेकंड श्वास लेंगे और 4 सेकंड श्वास छोड़ेंगे। मैं अभी श्वास अंदर लूंगी, छोड़ूंगी, ये हुआ इक्वल ब्रीदिंग। श्वास अंदर लिया और बाहर छोड़ा। अभी मैं आपको दूसरा प्राणायाम दिखाऊंगी और वो प्राणायाम है पूरक। पूरक यानी पूरना। हमारे जो फेफड़े होते हैं यहाँ शुरू होते हैं, हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स है उसके नीचे से पूरे हमारे पेट के पास जो डायफ्राम मसल होता है वहाँ तक फेफड़े फैले हुए रहते हैं, मगर हम कभी उसको पूरते नहीं हैं, यानी पूरा श्वास भरते नहीं हैं। तो ये प्राणायाम आपके पूरे फेफड़े में हवा भरेगा, श्वास भरेगा और उससे आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। इसमें और एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें आप जो काउंटिंग करते हैं तो 1 सेकंड यानी 1 काउंट, आपको सिर्फ 5 सेकंड श्वास लेना है और फिर थोड़े 1-2 सेकंड ही अंदर रोकना है और फिर पूरा श्वास निकालना है आपका। तो आप मुझे फॉलो कीजिए। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब भी आप श्वास लेते हो तो पूरे फेफड़े भरो और जब भी छोड़ते हो तो आराम से श्वास छोड़ दो। नियमित तरह से आप ज़रूर ये 2 प्राणायाम कीजिए। अब हम और टिप्स जानेंगे गुरुमा हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विटामिन सी ज़्यादा लिया जाए, तो ये सारे फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी हाई है वो लेने ही चाहिए। दूसरा, तुलसी पेट के लिए बहुत अच्छी है, वो इम्यूनिटी को बढ़ाती ही है। और तीसरा, धूप में बैठना। अगर धूप ले ली हो ना आधे घंटे की पीठ पर तो बहुत फ़ायदा होगा, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी ही। फिर ज़रूरी है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छी नींद और रिलैक्सेशन समय समय पर बहुत ज़रूरी है। जब शरीर में ये होता है ना कि थकान आ गई तो इमीडिएटली रिलैक्सेशन करना चाहिए, बजाय थकान में आप काम करते रहो। इम्यूनिटी बढ़ती तभी है जब आप सर्कैडियन रिदम फॉलो करते हो कि सवेरे समय पर उठना, रात को समय पर सोना, ये बहुत ज़रूरी है शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए। तो बस इन सब का ध्यान रखिए। नमस्कार। और योग प्रभाग के बाद अब समय हो चला है संस्कृत पाठशाला का, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक अल्प विराम। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
और विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। आज संस्कृत पाठशाला में जानेंगे हम सत्यमेव जयते के बारे में। सत्यमेव जयते और सत्यमेव जयति इन दो प्रयोगों में क्या है शुद्ध या क्या दोनों ही रूप शुद्ध हैं, इस बारे में बता रहे हैं आज हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। नमो नमः संस्कृतानुरागिभ्यः समेषां स्वागतं संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं द्वारा अब तक आप संस्कृतानुरागियों ने विशेष रूप से जाना है साधारण शब्दों की शुद्धता और अशुद्धता के क्रम को। पर आज हम बात करेंगे एक क्रियार्थक शब्द की, जिसे हम संस्कृत में धातुपद भी कहा करते हैं। एक धातुपद या क्रियापरक शब्द है जयति, जिसे हम साधारणतः जयते इस रूप में अधिक लिखा पाते हैं। और इसी रूप से प्रभावित होकर हम में से कई जो सामान्य रूप से संस्कृत के जयते शब्द से परिचित नहीं होते, या हम कहें जयति इस शब्द से भी जो परिचित नहीं होते, वे जयते यह प्रचलित रूप भी जयति के स्थान पर बोल जाया करते हैं। देखिए, संस्कृत के साधारण रूप से दो स्वरूप हैं जिसे हम और आप इन दिनों संस्कृत पाठशाला के माध्यम से सीख रहे हैं। वह लौकिक या सांप्रतिक संस्कृत है, जबकि लौकिक या सांप्रतिक संस्कृत से भी पहले वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ करता था। अब वैदिक संस्कृत से लोग सर्वथा अपरिचित हैं, हम ऐसा भी नहीं कह सकते। बस व्यवहार की भाषा अब वैदिक संस्कृत स्वरूप नहीं, अपितु लौकिक, सांप्रतिक या आधुनिक संस्कृत है, यह अवश्य कह सकते हैं। इस लौकिक या आधुनिक संस्कृत का व्याकरण वैदिक व्याकरण से बस थोड़ी ही भिन्नता रखता है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यह सब जानकर अब लौटते हैं पुनः जयति और जयते के प्रयोग के प्रश्न पर। देखिए, हम सभी ने सत्यमेव जयते इस प्रसिद्ध वचन को पढ़ा और सुना ही है, पर यहाँ प्रश्न यह है कि जयते का प्रयोग शुद्ध है या जयति का, जिसका उत्तर यही है कि जयते यह क्रिया रूप या धातुपद वैदिक साहित्य में प्रयुक्त है और वैदिक व्याकरण सम्मत है। अतः सत्यमेव जयते इस दृष्टि से सर्वथा शुद्ध ही है। पर लौकिक संस्कृत साहित्य या आधुनिक संस्कृत व्याकरण के निकष पर या कसौटी पर जयते इस पद को रखें तो यह अवश्य ही अशुद्ध कहा जाएगा। कहने का अर्थ यह कि यदि सत्यमेव जयते वैदिक उद्धरण न होता और तब हम ऐसा अर्थात जयते के साथ प्रयोग करते, तब यह सर्वथा अशुद्ध प्रयोग की श्रेणी में चला जाता। कुल मिलाकर तथ्य यह कि वैदिक वाङ्मय में प्रयुक्त और वहां से उद्धृत सत्यमेव जयते को साधारण रूप से अशुद्ध नहीं कहा जा सकता। पर यदि हम इस वैदिक उद्धरण से जयते का सर्वदा अनुकरण करने लग जाएं, या लौकिक या आधुनिक संस्कृत में भी जयते का प्रयोग करने लग जाएं, तब अवश्य ही जयते इस पद को हमें अशुद्ध कहना होगा। अर्थात हमें कहना हो श्रमः जयति या श्रमः एव जयति, अर्थात श्रम ही जीतता है। पर हम कह जाएं श्रमः जयते या श्रमः एव जयते, तब अवश्य हम अशुद्ध प्रयोक्ता बन जाएंगे। इस बात का हम संस्कृतानुरागियों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, यहाँ एक बात और भी, श्रम एव जयते के स्थान पर यदि हम श्रमैव जयते या फिर श्रमैव जयति हम यदि लिख जाएं और उसका धड़ल्ले से व्यवहार भी करने लग जाएं, तो यह पूरी तरह से अशुद्ध कहा जाएगा। यह भी भारतीय संस्कृति और संस्कृत के अनुरागियों को आत्मसात कर लेना चाहिए। तो समग्रता से कहें तो सत्यमेव जयते है वैदिक प्रयोग, अतः यह है सर्वथा शुद्ध। पर लौकिक संस्कृत में या साधारण वाक्य जब हम अब बनाएंगे तो सत्यमेव जयति यह स्वरूप ही शुद्ध होगा। इसी तरह श्रमः जयति या श्रमः एव जयति ही है शुद्ध प्रयोग, न कि श्रमः जयते या श्रमैव जयते आदि आदि। तो सत्यमेव जयते और श्रमः एव जयति जैसे प्रयोगों के माध्यम से आज आप वैदिक और लौकिक संस्कृत से भी परिचित हुए। तो इसी तरह संस्कृतं ज्ञानं स्वकम् एवमेव सर्वतः संवर्धयन्तु भवन्तः इति कामयमानः साम्प्रतं भवदीयाम् अनुमतिमीहे पुनर्दर्शनाय। नमोस्तु। तो
विद्या और विनय से संपन्न रहते हुए स्वयं की महत्ता समाज में स्थापित करते रहें। स्वस्थ रहते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के सानिध्य में राष्ट्र के अभिवर्धन में अग्रणी भूमिका प्रतिपादन करते रहें। संस्कृत और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम विशेष देखने के लिए डीडी न्यूज़ देखते रहें। सुप्रभातम कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। कल पुनः होगी आपसे भेंट, तब तक के लिए नमस्कार।